जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और सबको प्रणाम। तो हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे और मौलिक अधिकार में मैंने अनुच्छेद 18 तक बताया था। हाँ, अनुच्छेद 18 में एक बात बताना भूल गया था कि एक नोट है, यानी इस वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि 1996 में उच्च न्यायालय ने ये प्रावधान दिया था, एक निर्णय दिया था। उसमें ये कहा कि अनुच्छेद 18 में अगर कोई व्यक्ति पद्म भूषण प्राप्त करता है, पद्म भूषण, विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री यानी शिक्षा से संबंधित कोई भी ये जो उपाधियां धारण करता है, ये उपाधियां अनुच्छेद 18 के प्रावधानों का हनन नहीं करती। ये उपाधियां एक किसी सामाजिक भेदभाव का उत्पन्न नहीं करती, तो ये उपाधियां यहाँ पे धारण कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अपन ने पहला जो मौलिक अधिकार वो पढ़ लिया, वो सेकंड मौलिक अधिकार है, वो आपको भी पता है। सेकंड मौलिक अधिकार क्या है? सेकंड मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। और अनुच्छेद मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, 19 से 22 अनुच्छेद है ना, 19 से लेकर 19 से 22 तक इसका अनुच्छेद है। ठीक है। अब ध्यान दो कि जैसा कि हम पीछे भी पढ़ते आए हुए है कि जो मौलिक अधिकार उसके हर एक अनुच्छेद पढ़ रही है, तो 18 तक अनुच्छेद पढ़ लिया। अब अनुच्छेद आ रहा है 19। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 में क्या है? ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ध्यान देना इस बात पर। और ये 6 स्वतंत्रता आपको यहीं याद हो जाएगी। मात्र थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। जैसे अपन खाने पर ध्यान लगाते हैं कि इस प्रकार से खाना खाएं, वैसे इसी में एक थोड़ा सा आपको दिमाग, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, मात्र थोड़ा सा। 19 में 6 प्रकार स्वतंत्रता है, तो 19 क में एक स्वतंत्रता दी गई है। वो स्वतंत्रता ये है कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति है, उसको स्वतंत्रता दे दी जाती है, वो स्वतंत्र है। तो अगर वो बिन बोलने की स्वतंत्रता न दी जाए तो क्या वो स्वतंत्र व्यक्ति है? क्या वो कोई व्यक्ति चुपचाप रह सकता है? आपको कह दिए कि आपको चुप रहना, आपको सब स्वतंत्रता है, बताओ बोलना नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यानी बोलने की स्वतंत्रता सबसे पहले होनी चाहिए। तो वही 19 क में सबसे पहली स्वतंत्रता दी है, बोलने की स्वतंत्रता। और 19 ख में स्वतंत्रता कौन सी है? 19 ख में स्वतंत्रता है सभा करना। सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की, या इसको सम्मेलन ही बोल सकते हैं, सम्मेलन। ध्यान दो, कोई व्यक्ति अकेला बोल सके कि अकेला आप कितनी देर बात कर सकते हो? अगर अकेले बोलते हो ना तो उसको पागल बोला जाता है, यानी आप अकेले नहीं बोल सकते। तो बोलने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। तो बोलने की स्वतंत्रता में आपको सभा करने की स्वतंत्रता, यानी दूसरी स्वतंत्रता सभा करने की। आप बोलोगे तो आपको पास 5, 10, 20, 25, 100, 200, 300, 1000, 10,000, लाख कितने भी व्यक्ति होंगे ना, आप सम्मेलन करोगे ना। यानी पहली स्वतंत्रता बोलने की, दूसरी स्वतंत्रता सभा यानी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब तीसरी स्वतंत्रता क्या है? क्या सम्मेलन स्थायी होता है? क्या स्थायी नहीं होता। तो स्थायी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संघ बनाना पड़ेगा। तो 19 से ग में कौन स्वतंत्रता है? 19 ग में स्वतंत्रता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। मेरी इन बातों पर ध्यान देना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या इसमें दिया गया है, किस प्रकार याद करना है। आपको 19 में स्वतंत्रता दे दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता सबसे पहले स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। क्या आप अकेले बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो बोलने के लिए आपके पास व्यक्ति होंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? व्यक्ति इकट्ठे होंगे, उसको क्या कहा जाता है? सभा या सम्मेलन। यानी दूसरी स्वतंत्रता कौन सी है? सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता। अब दोनों स्वतंत्रता हो गई। अब तीसरी स्वतंत्रता क्या है? क्या सभा सम्मेलन स्थायी होता है? क्या वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन चल सकता है? इससे ज़्यादा थोड़ी चलेगा। तो उसको स्थायी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संघ बनाने पड़ेगा। तीसरी स्वतंत्रता कौन सी है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। और 19 ग में स्वतंत्रता क्या है?
अब संघ बना लो, क्या संघ एक जगह रह के आप संघ चला सकते हो क्या? उसके लिए प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ेगा क्या? यानी घूमने की स्वतंत्रता। तो चौथी स्वतंत्रता कौन सी है? आने जाने या घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता या आवागमन बोल सकते हो, आवागमन की स्वतंत्रता। अब आपने घूम रहे हो तो क्या आप हमेशा घूमते रहोगे? खड़ी रुकनो भी तो पड़सी, विश्राम को कर सकेंगे, डेरो डाल से कोनी आपनोगे, आपने खड़ी अड्डो लगा से ढाणी को लगा से अड्डो लगा से कोनी के। तो यानी वो स्वतंत्रता कौन सी कहलाएगी? वो स्वतंत्रता कहलाएगी निवास करने की स्वतंत्रता। पांचवी स्वतंत्रता कौन सी है? निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। अब आप निवास कर लिए, क्या निवास कर लिए? आप व्यापार नहीं करोगे तो क्या आप अपनी खाना पानी की व्यवस्था कर लोगे? आप खाओ क्या? यानी खाने के लिए आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो यानी अपनी आजी को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा। तो गुन्नी से जो छठी स्वतंत्रता आती है वो स्वतंत्रता कौन सी आती है? अगली छठी स्वतंत्रता कौन सी है? वो स्वतंत्रता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये 19 में 6 स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? वापस देखो, स्वतंत्रता का अधिकार में पहला अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान रखना इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता इसी में आती है, यानी मीडिया की स्वतंत्रता इसी में दी गई है। दूसरी स्वतंत्रता सभा करने की, देखो बोल से योजना अकेला थे बोल को उसको थाने भी के लिए व्यक्ति चाहिए, भीड़ चाहिए। भीड़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभा या सम्मेलन करने पड़ेंगे। सभा या सम्मेलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। ये धारा 144 में, धारा 144 में आप सभा सम्मेलन नहीं कर सकते। तो कभी माँ चौथा दे दिया है मैं तो सभा सम्मेलन कर सिया, हाँ धारा 144 करके देख ले फिर पता चल जैसी। और वर्तमान में जो कि हालत चल रही है, जो लॉकडाउन है, इसमें जो बाहर निकले उनको पूछ लेना। जो वीडियो आ रही है ना, मोर बोल रहे थे वैसे बोलते हैं इसमें सम्मेलन धारा 144 में। तो कभी धारा 144 लगने के बाद आप 19 ख के सर ने बोला था कि 19 ख में स्वतंत्रता दी गई है, सम्मेलन की स्वतंत्रता। उस स्वतंत्रता को लेकर आप कह दोगे मैं स्वतंत्रता दी गई है सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, हम तो सम्मेलन सभा करेंगे। ध्यान रखना शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो आप, और धारा 144 सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नहीं है आपको, ठीक है। तो यानी पहली स्वतंत्रता है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता है सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी स्वतंत्रता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, क्योंकि सम्मेलन स्थायी नहीं होता, स्थायी करने के लिए संघ बनाना पड़ेगा, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता तीसरी। चौथी घूमने की स्वतंत्रता, यानी अब एक जगह रह तो सम्मेलन चला को उसको, संघ चला को उसको, तो घूम शो यानी आवागमन की स्वतंत्रता कौन सी है? चौथी। और फिर आवागमन कर सोगे, हमेशा घूमते रह सोगे। खड़ी थारो डेरो तो डालना पड़सी, खड़ी बैठ सो सरी, विश्राम तो कर सो, अड्डो थारो फिक्स है, तो बिन के निवास करने की स्वतंत्रता। तो निवास कर लिया, रुक गया, अड्डो लगा लियो, तो के थारो पेट बैठे बैठे भगवान दादी के भगाई मैं तो सम्मेलन बना दियो, संघ बना लियो, बाबू बजरंग बली, श्याम जी जो भी बाबू है उनका सब देवता है, उन देवता से हमें तुम्हारा पेट भर जसी के भर जसी के को बिर जाए, तो बिंगली अपन के करना पड़सी? व्यापार करना पड़सी। तो 19 6 में कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ध्यान रखना। इसी में से जो 19 में जो 7वीं स्वतंत्रता थी ना, वो 7वीं स्वतंत्रता 44 विधान सभा 1978 के द्वारा इसको हटा दी गई थी, ठीक है। अगली स्वतंत्रता कौन सी है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध के लिए, ध्यान दो इस पर क्या कह रहा है? अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आप कोई अपराध करते हो उसको 2 सिद्धि के संबंध में एक संरक्षण दिया गया है, आप रोक सकते हो। यानी अनुच्छेद 20 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को उसके विरुद्ध आप मनमानी तरीके से आप दंड नहीं दे सकते। यानी ऐसा नहीं है कि भाई मान लो आज तारीख है 25, आज लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, 25 अप्रैल लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और आप पास आपको कह दिया 25 अप्रैल लॉकडाउन खत्म है, मानो ख़त्म हो गया, और आप बाहर निकल जाओ
अगला निर्णय आने से पहले आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, आपको अगला जो निर्णय आएगा कि भाई 26 तारीख से वापस लॉकडाउन लगाया जाता है, तो अगर 26 को आप बाहर निकलते हो तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपकी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी जब तक कोई भी कानून न बने, अपराधी कानून न बने और उससे पहले आपने अपराध कर दिया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, उसके बाद अपराध माना जाएगा कि भाई अब अपराध किया, उसको अपराध माना जाएगा। यानी कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होना चाहिए। अगर सीधी भाषा देखें तो कहा जाता है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है, यानी कोई पहले कानून नहीं बना हुआ है कोई अपराध संबंधित है तो वो आपको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, दूसरी बात है, एक के अपराध के लिए आपको 2 बार दंड नहीं देगा, दोहरी क्षति नहीं होनी चाहिए, दोहरी क्षति नहीं, यानी एक के अपराध के लिए आपको 2 बार दंड नहीं, 2 बार दंड नहीं। ठीक है। तीसरी है कि आपको अपने खिलाफ कोई भी, यानी ये नहीं कहा जाता कि आपके अपने खिलाफ कोई विरोध साक्ष्य पेश करो कि आप ये करो वो करो, आपके खिलाफ कोई साजिश से कार्रवाई नहीं करने का प्रावधान नहीं। ठीक है। अब अगला है 21वां, हुर्रियत आपको जाने मारना अनुच्छेद है। क्या है? प्राण व देह की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी जब तक आपका प्राण व शरीर सुरक्षित नहीं है ना, तब तक आपको कुछ स्वतंत्रता नहीं है। अनुच्छेद 21 में आपको प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अनुमति दिया गया है। ठीक है। इसमें आपको एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 21 में एक और जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, आपको याद होगा कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें एक शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया, शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया, यानी 6 से 14 वर्ष। इसमें क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है, अधिकार दिया गया। और अब इससे स्वतंत्रता अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण। निरोध यानी आपको निवारक नजरबंदी, निरोध रोकना, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण, निरोध व गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। यानी आपको अगर दंड विधान के तहत अगर कोई राष्ट्र में लिया जाता है तो आपको अपराध का कारण बताया जाए, अपराध आप क्या अपराध किया था, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, आपको जो मुकदमा है वो बारे में बताया जाएगा। प्लस आपको अनुच्छेद 22 में आपको क्या है, एक बंदी प्रतिक्षण रेट भी दी जाएगी, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नज़दीकी कोई न्यायालय है या न्याय विधान के अंदर, न्याय विधान में आपको पेश किया जाएगा। ठीक है। यानी आपको 24 घंटे के अंदर आपको थाने के अंदर नहीं रख सकती। ये है निवारक बंदी प्रतिक्षण के अंदर अत्यारीट आती है। इसमें एक शब्द आता है निवारक नजरबंदी, वो मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार बाद एक निवारक नजरबंदी के बारे में बताया जाएगा। निवारक नजरबंदी पूरे मौलिक अधिकार के बाद में इनकी इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वेरी मोस्ट टॉपिक है जो बार बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, यानी एक थ्योरिकल एग्ज़ाम में ये पूछने का चांस इसका ज़्यादा बनता है। निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब आगे बढ़ती है तो तीसरा मौलिक अधिकार अपना कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के
विरुद्ध अधिकार। तीसरा मूल अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद कितनी है? अनुच्छेद आपको पता होगा, 2 ही अनुच्छेद है, 23 और 24। और जानी मानी अनुच्छेद है, बहुत ईजी अनुच्छेद है। अनुच्छेद तीसरा मूल अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 ये मौलिक अधिकार है। ये 23 और 24 जाने माने अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यवहार व बालाश्रम का निषेध। ध्यान देना शब्दों पर, मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का निषेध। यानी मानव व्यापार नहीं है, मानव का व्यापार नहीं हो सकता। बच्चे, प्राचीन समय में बच्चे और स्त्रियों का व्यापार होता था, महिलाओं का व्यापार होता था, व्यापार निषेध है। और बालाश्रम यानी आपके इच्छा के विरुद्ध आपसे कार्य नहीं करा जाता, इच्छा के विरुद्ध आपका इच्छा के विरुद्ध आपसे कार्य नहीं करवाया जा सकता, इच्छा के विरुद्ध आपसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। बालाश्रम दो शब्द आते हैं, एक बालाश्रम आता है, एक आता है बाल श्रम। बाल श्रम अनुच्छेद 24 में है, जबकि बालाश्रम अनुच्छेद 23 में है। ध्यान देना, बालाश्रम शब्द है, बालाश्रम वापस बता रहा हूँ, बालाश्रम शब्द किस में है? अनुच्छेद 23 में, जबकि बाल श्रम किस में है? बाल श्रम अनुच्छेद 24 में। इन बातों पर ध्यान देना, थोड़ा गौर करना इन पर, यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बालाश्रम शब्द किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान देना, बालाश्रम अनुच्छेद 23 में है और बाल श्रम अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 में बता चुका हूँ, देख लो अनुच्छेद 24 में क्या है। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि कारखानों आदि बालकों के नियोजन का निषेध है। इसका नाम तो ऐसा दे रखा है, कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध। यानी क्या नाम दिया इसमें? अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 में क्या नाम दिया है? अनुच्छेद 24 में ये बोला गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। ठीक है, बालकों के नियोजन का निषेध। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य में, 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को जोखिम भरे कार्य नहीं करवाए जा सकते। यानी जिसे उनका आने पहुँचे वो कार्य इनसे नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, और बालाश्रम जो अधिनियम है वो बहुत आ चुके हैं। अभी हाल ही में बालाश्रम अधिनियम बना था, 2016 में बालाश्रम अधिनियम है। पहले 1996 का था, उसको संशोधन करके बालाश्रम में 2016 में एक और नियम बना है। ठीक है, तो बालाश्रम संशोधन बनती रहती है। अब अगला चौथा मौलिक अधिकार बारे में जाने। चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान देना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कितने हैं इसमें? अनुच्छेद कितने हैं? 25 से 28। मैंने बता रखा है ना, कितने अनुच्छेद आएंगे? 4 अनुच्छेद। ठीक है, 4 2 1, लास्ट में तो 4 2 1 ही है, 4 फिर आधा 2 फिर आधा 1। ठीक, ये आ गया। और सबसे पहला अनुच्छेद इसमें कौन सा आता है? पहला अनुच्छेद आता है अंतःकरण की और धर्म के अपाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। पहले कौन सा आता है? पहले कौन सा आता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से स्वतंत्रता के बारे में आता है। ठीक है, क्या है पहला? अंतःकरण स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता। इसमें पहला जो अनुच्छेद 25 आता है, अनुच्छेद 25 है, इस 25 में क्या है? पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें 3-4 शब्द आएंगे, लिख लेते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, बाद में बताएंगे क्या है इसमें। अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा है मानने का अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार, मानने का अधिकार। आचरण का अधिकार,
अधिकार, प्रसार का अधिकार, प्रसार का अधिकार, ये इसमें 3-4 शब्द आते हैं। देखो इसमें पहला शब्द मैंने लिया है अंतःकरण क्षमता, यानी कोई व्यक्ति किसी भी भगवान को मान सकता है, अपनी मर्जी से किसी भगवान को माने, कोई भी धर्म माने, उसकी मर्जी है, अंतःकरण क्षमता होगी, अपने हिसाब से किसी प्रकार से मान सकते हैं। और अपने धार्मिक विश्वास आस्था है वो भी उनको अपने अनुसार मान सकते हैं, उसे मानने के अधिकार में आ गया। आचरण का अधिकार, यानी वो पूजा किसी भी करके आस्था किए भी रह सके, कि आस्था किसी है, कहीं आस्था की है, कहीं तो मान लो अपनी आस्था है कि भाई मैं इतो बुक करूँ, मैं यहाँ करूँ, लोगों को सुनो नहीं, कि अपनी मर्जी से आस्था रखती है, वो आस्था आचरण हो गया। प्रसार, अपने धार्मिक जो संस्थान में उनका प्रसार भी अपनी मर्जी से कर सकता है, अपनी मर्जी से वो कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अगला है 26 अनुच्छेद 26 से। अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य किस प्रकार से करेंगे, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य यानी उनकी स्थापना, उनका प्रसार हो गया, जो भी है उनकी संपत्ति प्रसार है, वो सब अनुच्छेद 26 में आता है। और अनुच्छेद 27 में क्या है, ये तो आपको भी जानना भी जरूरी है। क्या है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कर नहीं लिया जा सकता, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय यानी लेना, करों के समुदाय से स्वतंत्रता, करों के समुदाय में स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 27 में, यानी कर से संबंधित, सीधे आप ध्यान रखो अनुच्छेद 27 में क्या है, धार्मिक कर से संबंधित है। आपसे तीर्थयात्री कर नहीं लिया जाता, आपसे जो मंदिरों में चंदा तो उन पर कर नहीं लिया जा सकता, उन पर टैक्स नहीं लिया जा सकता, ध्यान रखना इस बात पर। मंदिरों के दान पत्र जो भी करा था उन पर कर नहीं लगता है, धन जो भी आता है ना वो आप देते हो कि भाई श्रद्धा देते हो कि मैंने ये दान पुण्य किया, वो उस पर कर नहीं लिया जा सकता, इस बात पर ध्यान देना। इसलिए मैंने ये बताया अनुच्छेद 27 को जाना जरूरी है। अनुच्छेद 27 मोस्ट ग्रुप देख सकते हो आप कि यानी कर नहीं लिया जाता, करों का सुधार कर रखा है। अनुच्छेद 27 में क्या है, कर शुरू का दर का। 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने स्वतंत्रता, यानी आप मर्जी से मान को राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी भी संस्था, अगर शिक्षा संस्था में अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो अपनी मर्जी से लागू करे न करे, वो अपनी मर्जी है धार्मिक शिक्षा में। ठीक है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है, होने से स्वतंत्रता, ये अपना हो गया चौथा मौलिक अधिकार। हो गया चौथा मौलिक अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार कौन सा है, शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। ध्यान देना, पांचवा मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं अपन, पांचवा मौलिक अधिकार, चौथा पढ़ लिया, पांचवा पढ़ रहे हैं। पांचवा में क्या है, शिक्षा सांस्कृतिक अधिकार। अनुच्छेद कितनी है, 2, मैंने बताया था ना अंतिम से, 1 4 2, 1 फिर 2 फिर 4 फिर कितनी है 2 फिर कितनी है 4 फिर 5 फिर कम। हेलो, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 30, अनुच्छेद कितने हैं, 29 और 30। देखते इसमें क्या है, अनुच्छेद पहले में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक जो जनजाति है उनके हितों का संरक्षण किया जाता है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण
ये कौन से में अनुच्छेद 29 में, यानी अल्पसंख्यक की जो उनकी जो भाषा है, उनकी जो धर्म जाति जो भी उनकी शिक्षा साइंस करती उनको आप बंधन नहीं कर सकते, अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, उनको शिक्षा का प्रावधान उनका दिया जाएगा। अनुच्छेद 30 में क्या है? अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी भाषा की शिक्षा का अधिकार, यानी अपनी भाषा में अधिकार। अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक जनजाति अपनी भाषा में अल्पसंख्यक लोग अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये अपने हो गए 5 मौलिक अधिकार। और 6वां मौलिक अधिकार है आपको जाना माना मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी इन सब का पिताजी किनका? 5 का, औरंग नहीं, 5 का। क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 6 जो 6वां मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद कितना है? 32। ये जो 6वां मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन अनुच्छेदों क्या कहा? संविधान की आत्मा भी इसको कहा है। ठीक है, और इसमें 2 अनुच्छेद आती है। एक अनुच्छेद आता है उच्चतम न्यायालय के लिए, उच्चतम न्यायालय है ना, वो उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद आता है 32। और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद कौन सा आता है? 226। इसके तहत वह रीट जारी कर सकता है, यानी रीट जारी की जाती है। रीट कितने प्रकार रीट है? 5 प्रकार रीट जारी करता है। कौन सा मौलिक अधिकार? 6वां मौलिक अधिकार 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप इस अनुच्छेद के तहत आप न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है, और वो रीट कौन कौन सी रीट है? 5 रीट है। 5 रीटों पर नाम बता देता हूँ, फिर उनका वर्णन करेंगे। सबसे पहली रीट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। सबसे पहली रीट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस कहती है। पहली बंदी प्रत्यक्ष रीट, इसकी बात अपने बात की थी अनुच्छेद 24 में। इसकी बात की थी क्या? नहीं, सॉरी, अनुच्छेद 22 में इसकी बात की थी क्या मैंने? यानी इसके तहत आपको 24 घंटे तक थाने में रख सकते हैं। उसके बाद किसी ने नज़दीकी कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट है जिसके सामने आपको पैसे करना जरूरी है, उसके बाद आपको हिरासत में रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते। ध्यान रखना, इसमें यात्रा समय काटा जाता है। बंदी प्रत्यक्ष में यात्रा समय काटा जाता है। दूसरा परमादेश, दूसरी कौन सी है? परमादेश। इसको इंग्लिश में क्या कहती है? परमादेश को इंग्लिश में क्या कहती है? मेडमेस। क्या कहती है? मेडमेस। इनको इंग्लिश में याद रखना जरूरी है। वर्तमान समय में इंग्लिश में नाम पूछा जाता है। मेडमेस किसे कहते हैं? मेडमेस रीट है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, और मेडमेस के बाद जो तीसरी रीट है वो कौन सी है? प्रतिषेध। यानी परमादेश के बाद तीसरी रीट कौन सी है? प्रतिषेध लेख। ठीक है, प्रतिषेध को क्या कहा जाता है? प्रोहिबिशन कहते हैं। ठीक है, और चौथी कौन सी है? उत्प्रेक्षण। और उत्प्रेषण इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूटोवाटो। ठीक है, और अंतिम 5 रीट कौन सी है? अधिकार पर्चा, हिस्टोरियोरी। अधिकार पर्चा क्या कहते हैं इस इंग्लिश में? सेंटिओरारी। यानी आप इंग्लिश में याद रखना जरूरी है, हिंदी में आपको याद रह जाएगा, इंग्लिश में याद रखना जरूरी है। इंग्लिश में बंदी प्रतिष्ठा क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस कहती है। और परमादेश इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडमेस कहती है। प्रतिषेध इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोहिबिश कहती है। और उत्प्रेक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूटोवाटो कहती है। क्यूटोवाटो। और अधिकार पर्चा इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटिओरारी कहती है।
ठीक है, इनको ध्यान रखना, इन बारे में, इसको बारे में ध्यान रखना इनको, ठीक है। मतलब इनका शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ। बंदी प्रतिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी को पता है क्या? बंदी प्रतिक्षण शाब्दिक अर्थ है कि प्रस्तुत करना, को प्रस्तुत करना। बंदी प्रतिक्षण शाब्दिक अर्थ क्या है? को प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना, को प्रस्तुत करना बंदी प्रतिक्षण का। पहली रीट का शाब्दिक अर्थ है। दूसरी रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहली रीट का किसी को प्रस्तुत करना, यानी किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। वो 24 घंटे वाला दंड प्रावधान है ना, वो इसी के अंदर आता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा? परमादेश, यानी हम आदेश देती है। कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा न्यायालय क्षेत्र छोटे न्यायालय क्षेत्र को अधिकार है आदेश देना, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ठीक है। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है प्रतिषेध। प्रोहिबिश का अर्थ क्या है? प्रतिषेध, नाम से पता, प्रतिषेध रोक रहा है, रोकना या मना करना, रोकना या मना करना, ठीक है। और यानी कि मना करते हैं कि आप अपने क्षेत्र से बाहरी कार्य कैसे करो। जैसे मान लो आप कोई टीचर साइंस का पढ़ा रहा हो, जाके कहते मैं ये पढ़ाऊँगा, मान लो, वो मेरा कहने का अर्थ है, ये बात अलग नहीं है, वो अलग बात है कि मान लो कोई कार्य है, जैसे मान लो पुलिस अधिकारी है, वो आके कह दे कि भाई मान लो एक SI है या कांस्टेबल है, उसका क्षेत्र आ रहा है, एक सदाची क्षेत्र है, वो जा रतनगढ़ एरिया में जाके अपना कार्य करने लग जाए, ऐसे कैसे? उसको जब कार्य दे तभी तो कार्य करना पड़ेगा ना, ठीक है। चौथा उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख का अर्थ यानी क्यूटो वाटो का अर्थ क्या है? प्रमाणित होना, यानी आप सिद्ध करो। प्रमाणित सब जगह मानते हैं, प्रमाणित होना यानी सिद्ध करना, यानी सूचना देना, होना या सूचना देना, ठीक है। और पांचवा अंतिम है अधिकार पर स्टैट्यूटरी, यानी एक अपने संबंधित है। इस शाब्दिक अर्थ आपका प्राधिकरण, आपका वारंट क्या है, क्या है आपका प्राधिकार, क्या है आपका प्राधिकृत, या आपका वारंट क्या है? वारंट क्या है, यानी आप क्या हो, वारंट क्या, ठीक है। वैसे आपका प्राधिकार या आपका प्राधिकृत या आपका वारंट क्या है, ठीक। ये अपनी होगी। यानी पहली रीट का मैंने अर्थ क्या होता है? बंदी प्रतिक्षण का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? को प्रस्तुत करना। और परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देती है। और प्रतिषेध का अर्थ क्या है? रोकना या मना करना। और उत्प्रेक्षण का अर्थ क्या है? प्रमाणित होने या सूचना देना। और अधिकार पक्ष का अर्थ क्या है? आपका प्राधिकृत या आपका वारंट है। क्या ध्यान रखना, इनको इंग्लिश में ज़्यादा याद रखना है। बंदी प्रतिक्षण इंग्लिश में क्या कहती है? हेबियस कॉर्पस कहती है, जो अपने अनुच्छेद 22 में भी इसी के बारे में चर्चा की थी। परमादेश इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडमेस कहती है। प्रतिषेध इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटिविशन कहती है। उत्प्रेक्षण इंग्लिश में क्या कहती है? क्यूटो वार्टो कहती है। अधिकार पक्ष इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। ठीक है। अब मैं बात की थी, एक बार बात बताई थी कि अपन 3 अनुच्छेद छोड़ चुके हैं और सभी अनुच्छेद में बात कर चुके हैं। 31 अनुच्छेद तो विधिक अधिकार हो गया, पहले ही बात कर चुका हूँ मैं, यानी आपने पता होगा मैं 12 की बात, अनुच्छेद 12-13 की बात कर चुका हूँ। 12-13 से 14 से लेकर 32 तक बात कर चुका हूँ। अनुच्छेद 31 छोड़ा था बीच में मैंने, वो तो अनुच्छेद 31 विधिक अधिकार बता चुका हूँ मैंने, भाग 12 और अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार हो गया है। अब अनुच्छेद बचे 33, 34 और 35 अनुच्छेद बचते हैं, इनके बारे में देख लो। आपको सामान्य जानकारी रखनी है, ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है, केवल थोड़ा सामान्य जानकारी रखनी है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 है सेना संबंधित है। ये मान लो कि 33, 34, 35 संबंधित टोटल सेना संबंधित है। शस्त्र व पर मूल अधिकार है। अनुच्छेद 33 है वो क्या है? ये है सशस्त्र बलों व अर्धसैनिक बलों आदि संबंधित है। किस संबंधित है? सशस्त्र बलों, अर्ध सैनिक बलों आदि से संबंधित है। ठीक है। पुलिस प्रशासन संबंधित है या सेना से संबंधित, ठीक है। और अनुच्छेद जो इसमें क्या है कि इस पुलिस प्रशासन के मौलिक अधिकार, जैसे मान लो कोई राज्य संकट आ जाए तो इनको मौलिक अधिकार रखा जा सकता है। और अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ है। देखना, मार्शल लॉ कहीं भी लग सकता है,
अगर स्थिति सामान्य नहीं हो तो मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, यानी क्या लगाया जा सकता है, सैन्य का शासन लगाया जा सकता है। ध्यान रखना अनुच्छेद 352 और मार्शल लॉ दोनों में अंतर है। आपातकाल 352 अनुच्छेद और अनुच्छेद 34 जो मार्शल लॉ दोनों अलग अलग है। मार्शल लॉ और आपातकाल 352 दोनों अलग अलग है। वो पूरे भारत में लगता है, जबकि ये सामान्य क्षेत्र कहीं भी लगाया जा सकता है। अगर जहाँ पर क्या स्थिति सामान्य न हो, जो जम्मू कश्मीर में लगाया था वो सेना संबंधी लगता है, बासी सेना संबंधी लग सकता है। अनुच्छेद 35 में क्या है, संसद अधिकार। इन सब पर अधिकार कौन मानती है, संसद, न्यायिक राज्य, विधानमंडल। जो ये बताया 33, 34, 35 है, इन पर सब पर कानून, संसद का कानून बनता है, न कि विधानमंडल का। संसद का कानून है, न कि विधानमंडल का, यानी राज्य संबंधित कोई कानून नहीं बनाया जा सकता इस पर, ठीक है। संसद का कानून ही बनता है। ये थे अपने मौलिक अधिकार सभी के। अब एक छोटी सी बात और करनी बाकी रह गई थी। मैंने कहा था निवारक नज़रबंदी के बारे में बात करेंगे अंतिम रूप से। निवारक नज़रबंदी वेरी मोस्ट बात है, पूछा भी जा सकता है। निवारक नज़रबंदी, ध्यान दो, निवारक नज़रबंदी क्या है। जैसे मान लो आपको अपराध, किसी ने अपराध किया, उसका दंड उसको मिल चुका है। अब वापस उसको उस अपराध का दंड न देकर, यानी सामान्य देखें तो किसी व्यक्ति को बिना सुनवाए, बिना अदालत में दोषी ठहराया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसी, मान लो कहने का मतलब क्या है कि बिना मुकदमे के, बिना कोई दंड दिए भविष्य में वो अपराध न करे, अपराध को रोकने के लिए जो नज़रबंद किया जाता है उसी को निवारक नज़रबंदी कहती है। देखो क्या है निवारक नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी, ठीक है। क्या इसमें लिख रहा हूँ, निवारक हिरासत वह है, हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न करके भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा है। यानी आपको चेतावनी दी जाती है कि आप भविष्य में ऐसा अपराध ना करें, यानी आपको हिरासत में लिया जाता है, आप पर कोई मुकदमा वगैरह नहीं लगता, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बारे में अगर ध्यान देखें तो अनुच्छेद जो 22 है ना, उसके दो भाग में आते हैं। पहला भाग में साधारण कानून मामले में आता है, दूसरा कानून संबंधित बात आते हैं। सामान्य सी बात यह है किसी अपराध को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है, ठीक है। ये बात इसमें दी गई, इतना पता निवारक नज़रबंदी है। जय हिंद, जय भारत।